साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके समक्ष पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज के परिप्रेक्ष्य में एक वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसको किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि यहाँ तक हमारे देश का सवाल है, देश को चलाने के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और इन सब के ऊपर है भारत का संविधान। भारत के संविधान से ही देश चलता है। आज मैं संविधान की बात न करके आज आपके समक्ष मीडिया की बात करूंगा। What is the power of India? What is the power of media to run the country? मीडिया की पावर क्या होती है? साथियों, आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो बीजेपी की सरकार बनी चली आ रही है, राज्यों में भी बनी, केंद्र में भी बनी, ये मीडिया की देन है। मीडिया को खरीदा गया, मीडिया को जिस तरह से काम करने के लिए कहा गया, मीडिया को जो चाहा मीडिया को दिया गया और मीडिया ने वही किया। दूसरी तरफ देखें तो जो आज जिसे मोदी मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसने जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों में भी मुख्य रूप से जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, आदि साउथ की भी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर, उनको इस मीडिया ने बदनाम करने का काम किया, हर तरह से कमज़ोर करने का काम किया, उनके अस्तित्व को मिटा देने वाली बात कही, जिससे लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो और वो समझ लें कि उनकी राजनीतिक पार्टियों कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखते हैं टीवी घर घर में है, अखबार भी कुछ लोग मंगाते हैं, कुछ नहीं मंगाते हैं। 24 घंटे ये दोनों ही मीडिया प्रचार करते हैं पाखंडवाद को सिखाने का और मोदी जी की तारीफ करने का, बीजेपी की, आरएसएस की, बजरंग दल, विश्व हिंदी परिषद आदि आदि। और जो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं, उनको ये या तो बदनाम करते हैं या उनकी मजाक बनाते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, अथवा उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि हम लोग अभी तक पूरे देश में, जहां हमारी आबादी 85-90% है, एक नहीं हो पाए। साथियों, हमारे पास जो आज किसी रूप में एक सोशल मीडिया उभर के आ रही है, जिसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर पर भी देख सकते हैं, वही आपकी एक बहुजन मीडिया है, सही माने मीडिया है। वो जो खबर देती है आप तक, वो आप में जागरूकता तो प्रदान करती है, बल्कि उन चीज़ों से सावधान भी करने की कोशिश करती है जो आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मौजूदा हालत में आप देखिए, जो बीजेपी की मीडिया है उसकी नज़र में, और जो उस तरह की एक देश को कमज़ोर करने वाली विचारधारा रखने वाले लोग हैं, संघी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनकी नज़र में काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात जो आंकड़े आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, पूरा का पूरा 100% सच है। इन्होंने बड़ी चतुराई के साथ 2 जातियों को टारगेट किया हुआ है। SC/ST समाज के अंतर्गत जो एक चमार जाति होती है, उसमें कई जातियां और बन गईं, जाट बन गए, दोहरे बन गए,
मकवाना बन गए, मेघवाल बन गए, रैगड़ बन गए, आदि आदि, लेकिन जाति वो एक ही है। दूसरी तरफ यादव जाति जो ओबीसी में आती है, उसमें मुख्य रूप से 3 जातियां आती हैं। पहले आभीर उनको कहा जाता था, उसके बाद अहीर, अब यादव कहने लगे। जात तो एक ही है। इनकी चाल है बीजेपी वालों की कि इन 2 जातियों को किसी तरीके से कंट्रोल में कर लिया, बाकियों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ लिख भी गई हैं, मजबूत भी कुछ दिखाई दे रही हैं, और इनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए इनको बदनाम किया जाए। किस तरह से बदनाम किया जाए? उदाहरण के तौर पर अभी अभी आपने देखा, एक आनंद स्वरूपा नाम का एक पाखंडी बाबा है, आरएसएस का हिंदू बाबा लिखता है। वो कहता है, उससे पूछा गया हिंदू और ब्राह्मण में फ़र्क क्या है? वो कहता कुछ नहीं, ब्राह्मण ही हिंदू है और हिंदू ब्राह्मण है। हिंदू धर्म ही ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है। यादवों के बारे में वो कहता है, ये तो जाहिल हैं, यादव सेना कुकुर मुत्तों की सेना है, इसको हम काली सेना के माध्यम से जब चाहें तब रगड़ देंगे। साथ साथ दूसरा सुरेश चव्हाण नाम का व्यक्ति आया बिहार से। वो कहता है कि महाभारत के बाद जो यहाँ के यादव थे, वो यादव नहीं यहूदी थे। वो इजराइल चले गए क्योंकि वो अपने परिवार में जाकर के मिल गए। तो यहाँ यादव तो कोई नहीं है, ना आभीर है, ना अहीर है, ना यादव है, ये तो यहूदी हैं। यानी पूरे के पूरे भारत के यादव समाज को यह व्यक्ति यहूदी करार दे दिया है। रिएक्शन इतना हुआ कि कई जिलों के यादवों ने यहाँ तक कह दिया कि हम तो अपने लठ में तेल लगा रहे हैं और जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन इसका भूत उतार देंगे। कुछ भी हो, लेकिन उनको बदनाम करने से तो बाज आना नहीं है। किसी न किसी रूप में आपको डिमोरलाइज करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो ये लोग क्या कहते थे, एक बार मुझे याद है पेपर में भी निकला हुआ था कि धोबी प्रेस करके कपड़े दे गया रबड़ी देवी को, और उन्होंने वो प्रेस के कपड़े ले जा करके फ्रिज में रख दिए अलमारी समझकर। यानी इस तरह से ये डिमोरलाइज करते हैं हमारे लोगों को कि रबड़ी देवी को ये पता नहीं था कि फ्रिज में और कपड़े रखने के अलमारी में क्या फ़र्क होता है। इस तरह से उन्होंने डिमोरलाइज किया। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके बारे में क्या कहा गया, उस तरह लेके बाल बनाइए। पूरी कहानी अभी नीरज भाई पटेल बता रहे थे, तो आपने सुना भी होगा। इसके साथ साथ बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो एक बार गंगा नदी में तेल का रिसाव हो गया। इन पाखंडियों ने क्या कहा कि शूद्र मुख्यमंत्री बन गया है बिहार में, इसकी वजह से तेल का रिसाव गंगा में हो गया। अब कौन समझाए इनको? आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी हैसियत, आपकी औकात इन लोगों की नज़र में क्या है। आप देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो वैसी समाज के हों, एसटी के हों या ओबीसी समाज के हैं, रात दिन समाज को जोड़ने में और एकजुटा करने में लगे हुए हैं। चाहे वो अचल सिद्धार्थ यादव हों, नीरज पटेल हों, विकास पटेल हों, नवीन कुमार हों, शंभू कुमार सिंह हों, प्रोफेसर रतनलाल हों, लक्ष्मण यादव हों, दिलीप मंडल हों, अथवा योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव एक विद्वान व्यक्ति हैं। हालांकि सभी विद्वान हैं जिनके हमने नाम लिए हैं, वो सभी विद्वान हैं और रात दिन लगे हुए हैं। बनते सुमित्र रतन भी लगे हुए हैं, पूरे दमखम से लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस देश को, भारत को बौद्धमय राष्ट्र बनाया जाए। और बनते सुमित्र रतन ही नहीं, जितने भिक्खू समाज के लोग हैं पूरे देश के, सारे लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल
जब हम सब मिलकर के भारत को बौद्ध राष्ट्र बना पाएंगे, बुद्ध का भारत बना पाएंगे, तभी हम सही मानी में बुद्ध के सपनों को, अंबेडकर के सपनों को, सम्राट अशोक के सपनों को कामयाब कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी, निकम्मे कहें उनको, या गद्दार कहें, या बेवकूफ़ कहें, कुछ भी कह सकते हैं, उनमें भी 3-4 नाम ऐसे हैं। जैसे बिहार से एक आते हैं मिस्टर मनीष यादव, वो बाबा साहब को, सुरकाश के लोगों को गालियां देता है। एक है मिस्टर ओम यादव, ये बाबा साहब के फॉलोअर्स को, चाहे लक्ष्मण यादव हों, दिलीप मंडल हो, चाहे कोई भी SC/ST के लोग हों, उनको भीमटा कहता है। और बनारस में पंडितों से पूछने जाता है कि हम यादव लोग क्या शूद्र हैं, OBC हैं या क्षत्रिय। एक बार शूद्र शिवशंकर यादव, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, उनका अक्सर कर संबोधन आता रहता है, तो उनको भी क्रिटिसाइज करता है और अपने को यदुवंशी यानी कृष्णवंशी बतलाता है, और किससे राय लेने जाता है, बनारस के पंडितों से, कि यादव शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, OBC हैं, क्या है। पंडा क्या कहता है कि यादव क्षत्रिय हो ही नहीं सकता, चला आता है। एक और है हरियाणा का यादव, जिसकी एक आंख कानी है, काना बाबा रामदेव यादव, जिसे अब लाला हरामदेव भी कहने लगे हैं। वो अपने ही महापुरुषों को गालियाँ देता है। पेरियार के बारे में आपने देखा, 1 साल पहले वो गाली दे रहा था कि पेरियार यदि आज होता तो मैं जूतों से मारता। अब इनको कौन समझाए? मनीष यादव, ओम यादव, रामदेव यादव। हमारा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोग जो देश में नफरती, बल्कि बहुजन समाज की एकता में कटुता उत्पन्न करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनको भी उसी तरह से ठिकाने लगाने की ज़रूरत है जैसे सुरेश चव्हाण को। जैसे हमारे यादव भाई इस समय लठ में तेल लगा रहे हैं, सुरेश चव्हाण को ठिकाने लगाने के लिए, जिसने यादवों को यहूदी डिक्लेयर किया हुआ है, उसी तरह से इन तीनों को भी ठीक लगाने की ज़रूरत है, तभी हम सब एक हो पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी जो OBC के 1-2 जातियों के लोग हैं, सब जातियां नहीं, कुछ लोग, जैसे यादव समाज में 3 लोग आए, उसी तरह से जो अपने को क्षत्रिय बनने की कोशिश करते हैं और SC/ST के लोगों को अपने से नीचा समझते हैं और कहते हैं हम तो इनसे ऊंचे हैं। अफसोस है कि एजुकेशन के अभाव में ये लोग पाखंडियों की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। जैसा पाखंडियों के इशारा होता है वैसा ये करते हैं। साथियों, इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगा। संक्षेप में मैंने काफ़ी बता दिया। अब हम सब की जिम्मेदारी, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोग जो नफरती विचारधारा रखते हैं, नफरती बयान रखते हैं, पूरे बहुजन समाज की एकता में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हमें प्यार से, मोहब्बत से समझा बुझा करके, डांट फटकार के रास्ते पे लाना होगा, तभी हम बहुजन समाज को एकजुट कर पाएंगे। इनसे, क्योंकि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी इलविल नहीं रखते। हम सबको एक साथ लाने के लिए समता के आधार पर उनको वो चीज़ सिखाना चाहते हैं जिससे कि हमारी एकता में वो बाधक न बन सके। साथियों, ये सब काम कौन करेगा? सवाल ये है, ये सारा काम का दायित्व तो आपका जो बहुजन मीडिया है वो बड़ी आसानी से कर सकता है, कर भी रहा है। अभी लक्ष्मण यादव भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप मीडिया को मजबूत कीजिए। हमारा जो सोशल मीडिया है, चाहे बहुजन पैगाम हो, नेशनल दस्तक हो, लोकमत जनपद हो, तमाम चैनल ऐसे हैं जिनको सबको मजबूत करने की ज़रूरत है। ये सबका दायित्व है, किसी एक का दायित्व नहीं है।
कैसे मजबूत होगा? देश बहुत बड़ा 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें हमारी बहुजन समाज की आबादी करीब 120 करोड़ की आबादी है। इस 120 करोड़ तक पहुंचने के लिए हम हर जगह तो ना मीटिंग कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, बड़ा महंगा है। आपका मीडिया मजबूत हो जाएगा, बहुजन मीडिया मजबूत हो जाएगा, तो हम देश के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, और इन नफरती लोगों को भी ठिकाने लगा सकते हैं, और सारे के सारे बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। ना तो बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है, ना सपा कमज़ोर हुई है, ना आरजेडी, ना आरएलडी, कोई भी कमज़ोर नहीं हुआ है। ये नफरती मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, वो इनको अलग थलग करने के लिए आपस में मिलने नहीं देती। कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से ये बयानबाजी करते रहते हैं, और हमारे लोग अपनी मीडिया के अभाव में इनकी मीडिया की बातों में चक्कर में आ जाते हैं, और उन्हें आपस में ही अपनी पार्टियों के नेताओं को और अपनी पार्टियों को ही आलोचना करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। एक चीज़ निश्चित रूप से आप जान लें, कल भी मैंने कहा था कि बीजेपी या कांग्रेस आपका भला नहीं कर सकती। हमारी आबादी देश में लगभग 85-90% है, लेकिन आज तक हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये जो मोदी मीडिया है, कांग्रेस की मीडिया रही है, बीजेपी की मीडिया है, इस मीडिया ने आपको वो पाठ पढ़ाया है जिसकी वजह से ये कर दिया, आप उससे ऊंचे, आप उससे ऊंचे, आप उससे ऊंचे, वो उससे नीचा, वो उससे नीचा, एक नहीं होने दिया। साथियों, ये सब भ्रम जाल से मुक्ति पाने के लिए आपको बहुजन पैगाम को मजबूत करना होगा, नेशनल जनमत को मजबूत करना होगा। बहुत सारी ऐसे जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे लोग लगे हुए हैं, चाहे वो नवीन कुमार हो, नीरज पटेल हो, कोई भी हो, उनको मजबूत करना होगा। आपसे एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारा सैनी समाज था वो चुप था, कुछ नहीं कहता था। लोग समझ चुके थे कि ये तो ब्राह्मणवादी, मनुवादी हो गया है, लेकिन अब सैनी समाज में भी जागरूकता आ रही है, और वो भी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और सैनी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। धोबी समाज में भी जागरूकता आ रही है। यहाँ तक कठेरिया समाज का सवाल है, एससी में, इसे धानुक समाज भी कहते हैं, रेगड़ समाज कहते हैं, कुछ पासी समाज के लोग हैं, जागृत उनमें भी आ रही है, लेकिन वो जागृत उसी तरह आनी चाहिए और एकजुट में आनी चाहिए जिस तरह एससी एसटी के अंदर जाटव या चमार जागरूक हो गया है, ओबीसी में यादव जागरूक हो गया है, उसी तरह से हमारे सारे समाज की जो विभिन्न जातियों में इन ब्राह्मणों ने बांट के रखा है, सब में जागरूकता आनी चाहिए। इसके लिए मुख्य रूप से मेरे विचार से ये जो दो जातियां हैं, चमार अथवा जाटव, दोहरे, रेगड़, मेघवाल, इनका और यादव समाज का फर्ज है कि झुक करके सबको साथ में जोड़ने का प्रयास करें। चाहे वो वाल्मीकि हो, धोबी हो, धानुक हो, कठेरिया हो, रेगड़ हो, तेली है, तमोली है, कहार है, लोहार है, बढ़ई है, कुछ भी है, सबको गले लगाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से सब ये समझ सकें सब हम आपस में भाई भाई हैं। तब जा कर के हम भोजन बना पाएंगे और देश के शासक बन पाएंगे। जब तक ये मतभेद रहेगा तब तक नहीं। इसमें मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा, इन दो जातियों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जा कर के सबको जोड़ पाएंगे। और एजुकेशन की बात रही, उसमें बहुत पीछे जा रहे हैं, जबकि बाबा साहब का पहला सिद्धांत था एजुकेट। उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। साथियों, विकास पटेल जी भी हैं, जो शायद कुर्मी समाज से या लोधी समाज से आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लोधी समाज का सवाल है, वो हमारा भाई है, पिछड़े समाज में आता है, लेकिन
लेट श्री कल्याण सिंह की वजह से उसके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, इसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ रुख बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अब वो बैक हो रहा है और बहुजन एकता में जुड़ने के लिए आतुर हो रहा है, और आज नहीं तो कल यदि हमारा सफल प्रयास रहा तो हम उसको भी अपने साथ ले आएंगे। साथियों, इसी तरह से अन्य जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं जिन पर आए दिन अत्याचार होते हैं, रात दिन उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, उनकी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जवान बच्चे हैं, उन पर केस थोपे जा रहे हैं, उनके साथ तरह तरह से घिनौने अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी साथ रहना होगा। अफसोस की बात है कि अभी जो मोदी जी का प्लान चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो एक कमेटी बनाई गई है और उसका चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। रामनाथ कोविंद कानपुर घाटमपुर से आते हैं, कोरी समाज से हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट में आती है। उनसे मोदी जी एक लाभ लेना चाहते हैं कि मैसेज जाएगा कि शेड्यूल कास्ट का आदमी इसका चेयरमैन है। लेकिन अब शेड्यूल कास्ट के लोग मूर्ख नहीं रहे। 5 साल रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट रहे, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपने देखा प्रेसिडेंट थे उस समय, कानपुर गए, घूमने के लिए गए, किसी अग्रवाल के यहाँ गए, बनिया के यहाँ गए और किसी के यहाँ गए। यहाँ तक कोरी समाज के उनके रिश्तेदार भी रहे होंगे, उनके यहाँ कभी नहीं गए। कोरी समाज के यहाँ नहीं गए, और उनकी तो बात छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे आदमियों का कोई अस्तित्व नहीं। 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, कभी नहीं जीते। बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया, क्योंकि वो आरएसएस के परम भक्त रहे हैं। तो जो व्यक्ति आरएसएस का परम भक्त रहा हो, वो बहुजन समाज का हितैषी कभी नहीं हो सकता। वो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर कभी नहीं चल सकता। मौजूदा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हैं। पूरा देश समझ रहा है किस तरह से उनके बारे में, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, देश के सर्वोच्च पद पर है। कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता, बस संकेत ही काफ़ी है। लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं। थोड़ा सा यही मैं संकेत करना चाहूँगा कि पूर्व राष्ट्रपति माननीय के.आर. नारायण साहब के जीवन संघर्ष को और उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में किस तरह से कार्यकाल पूरा किया, उसे भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। कभी मौका मिले तो पढ़ लेना चाहिए। बाकी तो सब लोग, पूरा देश समझ ही रहा है। साथियों, इसी तरह से यदि आप समझते हैं कि बीजेपी ने आपका मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस ने आपका मुख्यमंत्री बना दिया, कुछ होने वाला नहीं है। वो मुख्यमंत्री रह करके बीजेपी का गुलाम होगा और वो कांग्रेस का गुलाम होगा। चाहे वो भूपेश बघेल हो, अशोक गहलोत हो, शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई भी हो, ये सब वहाँ गुलामी कर रहे हैं। आपकी आवाज़ को उठाने की इनमें हिम्मत नहीं है। इसलिए जब तक आप अपनी दम पर अपनी सरकार नहीं बना लेते, तब तक इन पार्टियों के बल पर किसी की सरकार बन जाए, आपका हितैषी नहीं हो सकती। इसलिए जो बहुजन समाज के राजनेता हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध यही है कि वो अब भी एक मंच पे आ जाएं। आपस में 545 सीटें हैं पार्लियामेंट की, आपस में बंटवारा कर लें और एक के बदले एक लड़े। मैं वादा करता हूं, यदि ऐसा कर लिया, बीजेपी 100 सीट से ज़्यादा पूरे देश में नहीं ला सकती, बल्कि 100 भी नहीं ला सकती। 100% 400 ज़्यादा सीटें आपकी होंगी। आप प्रधानमंत्री होंगे, आप होम मिनिस्टर होंगे, आप फॉरेन मिनिस्टर होंगे। 75 साल हो गए, आपका प्रधानमंत्री नहीं बना, आपका गृह मंत्री नहीं बना, आपका विदेश मंत्री नहीं बना, आपका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना। क्यों? की पोस्ट पर वो रहेंगे। आज योगी मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश में। जो SC ST OBC के मंत्री हैं, वो एक मूड़ा छाप मंत्री जिनको कहते हैं OBC का है। तो आधे तरीके से उसको बुलाते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। एक अभी
छोड़ के गया हुआ है समाजवादी पार्टी को, पहले बसपा में था, ओपी राजभर, वो उस चक्कर में लगा हुआ कब उसे मंत्री बनाया जाएगा। इसी चक्कर में तो कैसे कैसे मंत्री आ गए, कैसे कैसी राजनीति हो रही है। शर्म आती है इन लोगों की विचारधारा को देखते हुए। कभी डिम्पल यादव के बारे में कुछ कहता है, कभी अखिलेश के बारे में कहता है, कभी मायावती जी की तारीफ करता है, कभी बुराई करता है। कल कह रहा था अखिलेश जी में हिम्मत नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल दें। अरे भाई क्यों निकाल दें? ये काम, ये हिम्मत तो मायावती में थी, एकदम 1 मिनट में निकाल देती थी। अरे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने कौन सी गलत बात कह दी? उसने जो कहा वो सच है और सच हमेशा सच ही रहेगा। पूरे देश का बहुजन समाज आज के समर्थन में खड़ा हुआ है। जिसे जो करना है वो कर ले। अब लखनऊ हाई कोर्ट समझाता है ढोल गमार सूत्र पर सुनारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। सी परिभाषा अपने ढंग से कौन मानेगा? मेरा कहना, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं भी हाई कोर्ट में देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट देखता हूँ, अन्य कोर्ट देखता हूँ। न्यायपालिका को अपनी सीमा के अंतर्गत रह करके जुडिशियल तरीके से टिप्पणी और आदेश पारित करने चाहिए, न कि किसी के समर्थन में करना चाहिए। आपने देखा तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल की। पेरिया रामास्वामी नायकर ने हमारे भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में ये कह दिया। सारी पिटीशन खारिज की हाई कोर्ट ने और कहा ये तो उनका निजी विचार था, उनके विचारों और उन विचारों को अमल करते थे, उसको हम किसी भी तरीके से नहीं हटा सकते और उनके जो स्लोगन लिखे हुए हैं उनको नहीं मिटाया जा सकता। ये हिम्मत होनी चाहिए जजों के अंदर, सच को सच कहने की। यही तो बाबा साहब ने परिभाषा दी थी कि एजुकेटेड पर्सन की, चाहे वो जज हो, वकील हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, क्या डेफिनेशन है एजुकेशन की? द पर्सन हु हैज नो डेयर टू से राइट राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए एजुकेटेड पर्सन। जिस व्यक्ति में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत नहीं, उसे शिक्षित व्यक्ति नहीं माना जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन लोग नहीं मानते, जो उनके मन में है वही कहते हैं किसी तरह से। एक जज साहिबा है, उनका स्टेटमेंट आता है, हाई कोर्ट की जज है रही हैं कि मनुस्मृति सही है, हमें तो कुछ गलत नहीं लगा। अरे मनुस्मृति होती तो आप जज नहीं जन पाती, कभी नहीं बन पाती। एक केरला हाई कोर्ट का जज कहता है ब्राह्मण तो सबसे सर्वोच्च होते हैं। कमाल है ऐसी विचारधारा के लोगों की। इससे साबित होता है कि हर जुडिशरी है उसमें भी मनवादी व्यवस्था प्रवेश कर चुकी है। साथियों, आपको कोई न्याय देने वाला नहीं और ये बातें इस तरह से कोई समझा भी नहीं सकता। इसलिए आप हर चीज़ पर अमल करते हुए, बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल है जो आप तक सच्ची बातें आप तक पहुंचाता है, उन पर अमल कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए। यही आपका एक सच्चा हितैषी है। और जो भी लोग बहुजन समाज के इस तरह के चैनल बना के काम कर रहे हैं वो आपके सभी सच्चे हितैषी हैं, चाहे बहुजन पैगाम हो, चाहे और कोई सोशल मीडिया हो जो आप तक खबरें पहुंचाता है और आपके दुख दर्द में भागीदार बनता है। अब सोचना आपको है, ये चैनल आप सबका है, आप सबके लिए है और आप सबके सहयोग से ही चलेगा। इसका एक फ़ोन पे नंबर भी है जो कि मैंने कल भी दिया था, 9818088483। इस माध्यम से आप कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहें तो बहुजन पैगाम को भेज सकते हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, 5-7 महीने का टाइम रह गया है। हम इस चैनल को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं और पूरे देश में फैलाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं हैं, फंड्स की चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।